ये है कोरियन डीमिलिटराइज्ड जोन यानी DMZ। इसके एक तरफ नॉर्थ कोरिया जबकि दूसरी तरफ साउथ कोरिया मौजूद हैं। दोनों मुल्कों के बीच में ये एक बॉर्डर या फिर बफर जोन का काम करता है। जब ये डिवीज़न नहीं थी तो कोरिया एक ही हुआ करता था। इसके लोग एक थे, आइडियोलॉजीज़ एक तरह की थीं। लेकिन इस डिवीज़न के साथ ही अजीब चेंजेस होते हैं और आज हम देखते हैं कि साउथ कोरिया तो कैपिटलिज्म को फॉलो करता है जबकि नॉर्थ कोरिया कम्युनिज्म को। तो यहाँ सवाल पैदा होता है कि आखिर यूनाइटेड कोरिया दो हिस्सों में कैसे तकसीम हो गया और क्या ये डिफरेंसेस DMZ से पैदा हुए या इसकी स्टोरी कुछ पुरानी है। इन सब सवालों की खोज लगाते हैं। लेट्स डाइव इन। Samsung, Hyundai, and LG. ये बात है 19th सेंचुरी के दूसरे हाफ की। ये कोरिया है और इसके एक तरफ जापान जबकि दूसरी तरफ चाइना और उसके साथ रशिया मौजूद हैं। इंपीरियलिज्म का अरसा चल रहा है और जापान की नज़रें कोरिया पर टिकी हुई हैं। लेकिन इस दौड़ में सिर्फ जापान ही नहीं शामिल, चाइना और रशिया भी कोरिया पे नज़रें जमाए बैठे हैं। 1885 और 1894 तक कोरिया चाइना की ही एक ट्रिब्यूटरी स्टेट होता है। कोरिया का ये स्टेटस 1895 में तब्दील होता है जब साइनो जापानीज़ वॉर में जापान चाइना से जीत जाता है। लेकिन अफसोस ये कि कोरिया आज़ाद फिर भी नहीं होता और चाइना से जापान के इन्फ्लुएंस में चला जाता है। कोरिया के किंग कोजोंग रशिया से हेल्प मांगते हैं ताकि जापान की इन्फ्लुएंस को कोरिया में कम किया जा सके। अब रशिया को यहाँ पे अपना फ़ायदा नज़र आता है और रशिया की सपोर्ट से किंग कोजोंग जापानीज़ इन्फ्लुएंस से आज़ादी का ऐलान कर देता है, जिससे मुतासिर होकर 1904 और 5 में पहली रूसो जापानीज़ वॉर स्टार्ट हो जाती है। और हैरानी की बात यह कि जापान ये भी जंग जीत जाता है और नतीजतन कोरिया अब जापान की ही एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट बन जाता है। आगे जाके कोरिया के अंदर से जापान के ख़िलाफ़ आर्म्ड रेजिस्टेंस पैदा होती है और नतीजा ये निकलता है कि जापान 1910 में कोरिया में फ़ौज दाखिल करके इस पर मुकम्मल कब्ज़ा कर लेता है और कोरिया को अपना हिस्सा बना लेता है। कोरिया के आज के हालात बहुत हद तक जापानीज़ कॉलोनियलिज़म के दौर से ताल्लुक़ रखते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ब्रिटिश ने इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाने के बाद किया, जिसमें इंग्लिश को वहाँ की सरकारी ज़बान बना दिया गया, इंडिया के कल्चर को नुकसान पहुँचाया गया और तरह तरह के जुल्म भी किए गए। इसके साथ अपने स्ट्रक्चर को इंडिया में कायम रखने के लिए यहाँ के लालची लोगों को ख़रीदा गया ताकि वो यहाँ ब्रिटिश की हुकूमत को चला सकें। ऐसे ही जब 1910 में जापान कोरिया पर कब्ज़ा करता है तो यहाँ भी ऐसी पॉलिसीज़ बनाता है जिससे कोरियन हिस्ट्री, लैंग्वेज और कल्चर को ख़त्म करके जापान के कल्चर और ज़बान को फोर्सफुली इम्प्लीमेंट किया जाता है। कोरियन लाइब्रेरीज़ और यूनिवर्सिटीज़ से यहाँ के अहम तरीन तकरीबन 2 लाख तारीख़ी डॉक्यूमेंट्स को जापान अपने कब्ज़े में कर लेता है। स्कूल, कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को कोरिया की बजाय जापानीज़ हिस्ट्री पढ़ाई जाने लगती है और ज़बान को भी चेंज करके जापानीज़ बना दिया जाता है। यहाँ की ज़मीनों पे कब्ज़ा करके जापान को बेच दिया जाता है और यहाँ से लाखों लोगों को जापान की इंडस्ट्रीज़ में फोर्स्ड लेबर के तौर पे भेजा जाता है। अब कोरिया पे अपनी हुकूमत कायम रखने के लिए यहाँ पे क्लास डिफरेंस पैदा किया जाता है। इसके लिए यहाँ ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ लागू की जाती हैं जिन्होंने कोरियन लैंडलॉर्ड्स को तो फेवर किया लेकिन किसान मज़दूरों के अगेंस्ट काम किया। अब इसे 2 ग्रुप्स पैदा हो गए। एक तो कोरियन एलीट्स का जो कि जापान के साथ मॉडरेट रवैया रखते थे। इनमें से अक्सर वो हैं जिन्होंने उस वक़्त कोरिया में इंडस्ट्रीज़ और बिजनेसेस इस्टेब्लिश किए और कोरियन पॉलिटिक्स में भी ऐसे लोग शामिल होते गए। ऐसे कैपिटलिस्ट को जैबुल कहा जाता था। यहीं से कोरियन कैपिटलिज्म की बुनियादें मजबूत होना शुरू हुई। जबकि दूसरा ग्रुप जिसको जापानीज़ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ने ऑप्रेस किए रखा, उनका झुकाव सोशलिज्म की तरफ रहा। यही वजह थी कि जो कम्युनिस्ट नेशनलिस्ट थे वो एलीट्स को जापान का कोलैबोरेटर मानते थे। आज अगर देखा जाए तो कोरिया के कुछ बिजनेसेस और कंपनीज कॉलोनियल एरा से ताल्लुक़ रखती हैं, जैसा कि क्यूनबांग और हुआशिन ग्रुप। इन सब का सेंटर साउथ कोरिया था।
तो ये वो पहला मौका था जब कोरिया में क्लास डिफरेंस इंस्टीट्यूशनली पैदा किया गया, जिसे जो उस वक़्त के लैंड ओनिंग फैमिलीज़ थीं वो ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और कमर्शियल फार्मिंग की तरफ आईं और यूं साउथ कोरिया में कैपिटलिज्म का बीज बो दिया गया। इस सब अरसे में कोरिया की तरफ से जापान से आज़ादी की कोशिशें भी की जाती रहीं, जैसा कि मार्च फर्स्ट मूवमेंट, लेकिन इस अरसे में कोरिया के दो हिस्सों यानी नॉर्थ और साउथ का कोई कॉन्सेप्ट न था। ये कोशिशें यूनाइटेड कोरिया की आज़ादी की थीं। और फिर वक्त आ जाता है वर्ल्ड वॉर 2 का। Meine Arbeit für richtig hältst. Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe. इसमें हैरानी की बात है कि सोवियत यूनियन, जर्मनी और जापान के खिलाफ उस जंग में अमेरिका और बरतानिया का साथ देता है। जी हाँ, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के हामी सोवियत यूनियन ने कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी रखने वाले ब्रिटेन और अमेरिका का साथ दिया। वो जापान जो उस इलाके में वर्ल्ड वॉर 2 तक ताकत पकड़ता जा रहा था, आखिरकार 6 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका उस पर एटम बम गिरा देता है। जापान को हार माननी पड़ती है और यूं जापान कोरिया को आज़ाद कर देता है। कोरिया तो अब फ्री हो चुका था, तो फिर ये नॉर्थ और साउथ का क्या चक्कर है? दरअसल यहीं से एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। वो ये कि ईस्ट एशिया के अंदर अपनी प्रेजेंस रखने के लिए कोरिया इंतहाई अहम लोकेशन पे मौजूद था। अब जापान को हराने के बाद अमेरिका ने यहाँ की गवर्नमेंट की माली मदद भी की, जिससे अमेरिका ने जापान के अंदर अपनी प्रेजेंस बना ली। Japan is the key to the fate of the Far East. The United States Army has come to know Japan well in recent years, in war, in occupation, and finally in partnership. इधर से जापान ने कोरिया को छोड़ दिया तो अमेरिका ने कोरिया में भी अपनी प्रेजेंस रखना ज़रूरी समझा, इसलिए अमेरिका कोरिया में भी दाखिल हो गया। उधर से रूस और चाइना को ये फिक्र लाहक हुई कि अमेरिका इस रीजन में अपनी प्रेजेंस बढ़ाता जा रहा है। वो ऐसे कि जापान और ताइवान पहले से ही अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स थे और अगर कोरियन पेनिनसुला में भी अमेरिकन बैक्ड गवर्नमेंट आ गई तो सोवियत और चाइना के लिए तो ये बड़े ख़तरे की बात थी। इसलिए सोवियत वर्ल्ड वॉर 2 के बाद नॉर्थ कोरिया में अपना कब्ज़ा कर लेता है और अमेरिका साउथ कोरिया पे। और यूं ये दो बड़ी ताकतें यानी अमेरिका और सोवियत कोरिया का फैसला अपने हाथों में ले लेते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें कोरिया के अवाम की तो वो दोनों से छुटकारा चाह रहे होते हैं, लेकिन अमेरिका और सोवियत को फ़र्क नहीं पड़ता। फैसला ये होता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के दो बड़े विनर्स यानी सोवियत और अमेरिका मैप के ज़रिए 38th पैरेलल की जियोग्राफिक पोजीशन पे कोरिया को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, एक यूएस और दूसरा सोवियत के लिए। ये डिवीज़न किसी ज़बान और कल्चर को देख के नहीं होती, बल्कि मैप के ज़रिए सिर्फ इसको आधा आधा तकसीम कर लिया जाता है। ये डिवीज़न 5 साल के लिए होती है और फैसला ये होता है कि 5 साल के बाद कोरिया को आज़ाद कर दिया जाएगा, यानी यूनाइटेड कोरिया। 1947 के एंड में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली एक कमीशन बनाती है जिसका मकसद शुमाली और जनूबी कोरिया में इलेक्शंस कराने होते हैं और इसी की कोशिशें ये होती हैं कि कोरिया फिर से एक आज़ाद मुल्क हो जाए। इस तरह साउथ कोरिया में अमेरिकन बैक्ड डेमोक्रेसी कायम होती है जिसमें सिंगमन री इलेक्ट होके आते हैं और यूं साउथ कोरिया कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी पे बन जाता है, जबकि नॉर्थ कोरिया में इलेक्शन से इनकार कर दिया जाता है। 조선 정부 대표단이 모스크바에 지금 도착한 것은 조선민주주의 인민공화국과 소비에트 연맹과의 사이에 और वहाँ सोवियत और चाइना बैक्ड किम इल सोंग उनके सुप्रीम लीडर की हैसियत से कम्युनिस्ट हुकूमत लेके आते हैं। लेकिन यहाँ पे फिर एक प्रॉब्लम पैदा हो जाता है। शुमाली कोरिया की तरफ से यूनाइटेड कोरिया की कोशिशें अगली जंग शुरू कर देती हैं जब 25 जून 1950 को नॉर्थ कोरिया सोवियत की हेल्प से साउथ कोरिया में अपने फ़ौजें दाखिल कर देता है। ये जंग 27 जुलाई 1953 तक चलती है और यूं इस मौका पे इन दो मुल्कों के बीच में मुआहिदा जंग बंदी हो जाता है। कोरियन डीमिलिटराइज्ड जोन दोनों मुल्कों के बीच में बना दिया जाता है और दोनों की तरफ से दोनों की हुकूमतों को तस्लीम कर लिया जाता है और इस तरह साउथ कोरिया कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाला मुल्क बन जाता है, जबकि नॉर्थ कोरिया कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी को। ये थी कोरिया के डिवीज़न और दोनों के अंदर मौजूद अपोजिट सिस्टम्स की वजह। अब दोनों ममालिक के हालात कैसे हैं ये एक अलग डिस्कशन चली जाती है, फिर कभी सही। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए बने रहें।